हमने स्टार्ट करना था नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, ठीक है, जिसको हम CDF भी कहते हैं नॉर्मल का। अब द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, मैंने आपको उसमें बताया था कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है इसको हम लेस देन की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं कि आप निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो उसको भी आपने ऐसे ही करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये स्मॉल एक्स का मतलब है जो आपको उन्होंने बताना है इस यूनिट तक आपने जाना होगा। अगर ये हमारे पास डिस्क्रीट का होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने 0 1 2 जो हमें टेबल गिवन होता है उनसे उनकी प्रोबेबिलिटीज ऐड कर लेनी थी, तो हमारे पास एफ ऑफ 2 आ जाना था। लेकिन ये है हमारे पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके लिए हमें जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। 2 हमारा मैक्सिमम है और हमने माइनस इन्फिनिटी यानी कि लोअर लिमिट जो है उससे लेकर 2 तक जाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 होता है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 तक जाना है। अगर आपको लोअर लिमिट फॉर एग्जांपल 0 दी है तो 0 से 5 या 0 से 2 जाना है। जो आपको लोअर लिमिट गिवन होगी क्वेश्चन में, आपने उसको यहाँ पे रखना है और अपर लिमिट पे जहाँ तक वो कहते हैं वहाँ तक जाना है, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यूज सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये इंटीग्रेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये देखें कॉम्प्लिकेटेड सी इंटीग्रेशन बनती है, ई की पावर ये सब। तो इस तरह की जो है इसको हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स यूज करके फिर करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बेटर ये बताया कि अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल जो है रैंडम वेरिएबल कर लें तो उसमें आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन भी और सारे यूनिट्स भी, उसका म्यू सिग्मा भी इजीली आप फाइंड कर सकते हो, उसका पीडीएफ सीडीएफ सब चीज़ें इजीली फाइंड कर सकते हो। अब normal random variable x with mean mu and standard deviation sigma can easily be transformed into a standard normal random variable z by the transformation। अब ये आपने याद रखना है, इसका मीन क्या होता है 0 और इसका वेरिएंस क्या होता है 1। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है म्यू, यानी कि कुछ भी आ सकता है, और सिग्मा स्केल उसका वेरिएंस है वो भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसका कांस्टेंट है मीन और वेरिएंस, और ये इसका स्टैंडर्डाइज रैंडम वेरिएबल है। अब स्टैंडर्डाइज जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, अब ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं म्यू सिग्मा स्केल, यहाँ पे उन्होंने दोबारा से उसको चीज़ को रिपीट कर दिया। नेक्स्ट वो कहते हैं थ्योरम 10.1 में, इफ द एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू सिग्मा स्केल। अब याद रखना है कि इस तरह से अगर आता है यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है, ये सिग्मा स्केल लिखा हुआ होता है, यहाँ पे हमेशा वेरिएंस होता है सेकंड पोजीशन पे। अगर ये हो तो ये आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती है। अगर आपने इसको जी में कन्वर्ट करना है रैंडम वेरिएबल में, आपको जो एक्स रैंडम वेरिएबल उसको आप जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा जी इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है। इस केस में जब आप इसकी म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका स्टैंडर्डाइज रैंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अभी हमने ऊपर देखा था इसका जो थ्योरम इन्होंने बताया कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, नेक्स्ट वो उसका पीडीएफ बता रहे हैं, ठीक है। अब पीडीएफ देखिए, हमने जो फर्स्ट पेज पे देखा था, ये हमारे पास पीडीएफ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब अगर आप इसमें म्यू की जगह पे 0 पुट कर देंगे और वेरिएंस सिग्मा की जगह पे आप इसमें 1 पुट कर देंगे, तो ये सिंप्लीफाई होकर देखें, यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये x माइनस 0 हो जाएगा, तो एक्स स्केयर हो जाएगा, यानी कि एक्स की जगह पे उन्होंने जी रैंडम वेरिएबल कह दिया ना, एक्स इक्वल टू जी हो जाएगा, एक्स की जगह पे जी, म्यू की जगह पे 0 और सिग्मा स्केयर की जगह पे 1। तो आप देखें ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास फॉर्म में आ गया, ठीक है। वही जो नॉर्मल का पीडीएफ था उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया हमने। इसकी रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में होती है। As phi of z is the value of standard normal probability density function, z is equal to z, therefore phi of z is called ordinate। अब phi of z को हम क्या कहते हैं, ordinate of the standard normal curve। जो हमारा फर्स्ट टेबल है, जो सारे टेबल्स हैं उनमें फर्स्ट टेबल है वो हमारा ऑर्डिनेट का टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद थ्योरम 2 में उन्होंने कहा है कि अगर आपका z है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 0 मीन और वेरिएंस 1 है आपके पास, तो फाई ऑफ माइनस जी को आप फाई ऑफ जी भी कह सकते हो, ठीक है। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि जो जी है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, उसका फाई ऑफ जी जो है वो फाई ऑफ माइनस जी के इक्वल है, और इसका मीन क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है, सेंटर पॉइंट इसका 0 है। जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था तो उसका दरमियान में मीन था, तो म्यू आता था दरमियान में, म्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे इसकी म्यू की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है कि 0 ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद स्टैंडर्ड सीडीएफ देखने, वो हमने पहले इससे पहले पीडीएफ देखा है, अब हम सीडीएफ पे आते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन,
अब इसको देखिए फाई ऑफ जी, यहाँ पे हम स्मॉल फाई से इसको डिनोट कर रहे हैं, ये जो फाई लिखा हुआ है ये स्मॉल फाई है। नेक्स्ट इसके बाद स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव CTF पे आएंगे तो ये हमारे पास कैपिटल फाई से हम इसको डिनोट करेंगे, और इसको भी सिमिलरली ऐसे लिखेंगे जैसे वहाँ पे लिखते थे कैपिटल X लेस देन स्मॉल x, यहाँ पे लिखेंगे z लेस देन इक्वल टू स्मॉल c। और इसको नेक्स्ट इंटीग्रेट करना होगा हमें, तो ये z तक जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट इसका z, और जो है लोएस्ट पॉइंट माइनस इन्फिनिटी टू z, और यहाँ पे जो है इसका PDF आ जाएगा, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा CDF बन जाता है। अब यहाँ पे भी बेसिकली देखें इस फॉर्म में आ जाता है, तो जिसको हम न्यूमेरिकल क्वांटिटीज इसको कंप्यूट करना इजी नहीं है, तो हम डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करके फिर इसको कंप्यूट करते हैं। नेक्स्ट आपने ये भी याद रखना है कि ये हमारे पास MCQs में आता है, कैपिटल फाई ऑफ माइनस इन्फिनिटी हमारे पास 0 के इक्वल है, कैपिटल प्लस इन्फिनिटी हमारे पास 1 के इक्वल है। अब ये कैसे है देखें, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जो हमारी लोअर लिमिट है, अपर लिमिट भी उन्होंने कह दी है माइनस इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पे किसी एक पॉइंट पे आप प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन सेकंड केस में आप कैसे, ये 1 आ गया, आपकी लोअर लिमिट तो माइनस इन्फिनिटी रही है, उन्होंने क्योंकि मेंशन नहीं की, तो हमारे पास होल इंटरवल की माइनस इन्फिनिटी होती है, और अपर लिमिट उन्होंने कह दिया आपने प्लस इन्फिनिटी लेनी है। अब होल इंटरवल पे कोई भी आप PDF को जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हमने 1 कह दिया। नेक्स्ट इसके बाद थ्योरम्स, ये भी मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम हमने पढ़ी थी तो कहा था ये याद करने हैं आपने थ्योरम्स को अच्छी तरह, क्योंकि ये अप्लाई होंगे हर क्वेश्चंस में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ a, यानी कि जो हमारा CDF होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उस फॉर्म में लिख सकते हैं फाई ऑफ a। अगर ये ग्रेटर देन की फॉर्म में आ जाए तो इसको 1 माइनस फाई ऑफ a, अगर ये बिटवीन का केस आ जाए तो फाई ऑफ b पहले आ जाएगा, फाई ऑफ a बाद में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरम 10.4, if z is a normally distributed zero mean और वेरिएंस 1, अगर आपका z है जो, देन एनी रियल वैल्यू a, अगर आपके पास फाई ऑफ माइनस a होगा तो इसको हम 1 माइनस फाई लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा तो इसको फाई ऑफ माइनस a लिखेंगे, और अगर मोड की फॉर्म में होगा तो इसको 2 फाई ऑफ a माइनस 1 की फॉर्म में लिखेंगे, और 2z ग्रेटर देन की फॉर्म में होगा तो 2 फाई माइनस a लिखेंगे। ये 7 हैं बेसिकली, आपने ये सारी याद कर लेने हैं फार्मूलाज। इसके बाद हम आते हैं, अब देखिए ये तो वही चीज़, अगर आपने ये देखना हो ग्रेटर देन है तो ये 1 माइनस फाई लिखेंगे, और माइनस a है तो भी ये लिखेंगे, ये तो एक तरह से बिल्कुल सेम हो जाते हैं। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं, और माइनस फाइव भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका PDF, उसका CDF और उसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम आगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसका हमने देखा PDF CDF, और हमने जो थ्योरम के थ्रू 7 जो फार्मूलाज हैं ये देख लिए। अब हम आ रहे हैं इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे। अब इनवर्स का क्या मतलब है, इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल, अब देखें कभी कभी आपको जो है प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं और आपने पॉइंट फाइंड करना होता है, कभी आपको पॉइंट गिवन होता है, पॉइंट गिवन हो तो हम तो इजीली कर लेते हैं ऊपर वाले फार्मूलाज के थ्रू, ठीक है। पॉइंट हमें कोई भी एक वैल्यू गिवन होगी, हम जो है टेबल से वैल्यू देख लेंगे, हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। लेकिन जब कभी हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन हो और पॉइंट फाइंड करना हो तो इसको हम कहते हैं इनवर्स, ठीक है, इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। द इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल cumulative distribution function determines a value z corresponding to a given value of cumulative प्रोबेबिलिटी। सपोज दैट cumulative, अब ये आप देखें इसको रीड तो आप खुद कर लेंगे। ये है हमारे पास कैपिटल फाई ऑफ जी, उसको हम फर्दर ऐसे लिख लेते हैं वो किसी पी के इक्वल यानी कि किसी प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगा। इसको हम जो है इन्वर्स की फॉर्म में फाई इन्वर्स कर लेंगे, यहाँ पे फाई इन्वर्स पी और जी रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम टेबल से भी देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, ये तो आपको उन्होंने बता दिया। ऐसे फार्मूला में हम करते हैं कि आपको कोई वैल्यू गिवन होती है, यानी कि कोई पॉइंट गिवन होता है, और सॉरी पॉइंट गिवन होता है, आपको कोई प्रोबेबिलिटी गिवन होती है और आपने वो पॉइंट फाइंड करना होता है, तो आप इसको इन्वर्स करके फाइंड कर लेते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर आपको वो कहते हैं कि आपका पॉइंट है 1.96, ठीक है, ये तो उन्होंने इस चीज़ को समझे कि आपको ये चीज़ गिवन नहीं है, ये जी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जी है आपके पास।
आपने जी पॉइंट फाइंड करना है और आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो अब आप कैसे करेंगे? जी इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.975, ठीक है। अब ये हम देख लेते हैं इसमें टेबल में। फर्स्ट टेबल हमारा ऑर्डिनेट का था, टू 93 पेज कौन सा है, आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ये जी की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी, ये पॉइंट सॉरी फाइंड करना है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें गिवन है 0.975। अभी देखिए 0.40 चल रहा है, यानी कि ये अंदर वाली जो वैल्यूज है ये सारी प्रोबेबिलिटीज है और ये साइड पे जो है आपको पॉइंट्स गिवन है 0.975। ये देखें ये है 0.97 की एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये कोरस्पॉन्डिंग किसकी है 1.9 और यहाँ से हम देखते हैं ये किसके कॉलम के क्या आता है 6 1.96 हमारे पास जो वो है पॉइंट जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी आती है, ये 1.96 हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स। ये आपको पहले आपने सीखा हुआ है, ये अभी हम करेंगे क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी। एग्जांपल है 10.1, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। अभी हमने जो इक्वेशन स्टैंडर्ड नॉर्मल की देखी है हमने वो यहाँ पे लिख दी और इसके साथ रेंज लिखना ज़रूरी है। अगर आप देखें, अगर आप क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, उसमें आपको कहते हैं कि पीडीएफ लिखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, या कहते हैं पीडीएफ लिखें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपने ये लिखने के साथ जो भी उसका पीडीएफ है रेंज लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट। अब मैक्सिमम ऑर्डिनेट उस दिन आई थिंक ईशा ने भी पूछा था कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट किस पे अचीव होता है। हमारा मैक्सिमम ऑर्डिनेट मोड के पॉइंट पे अचीव होता है। अब आपको पता है कि मीन मीडियन मोड हमारे इक्वल होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में, तो इसलिए हम इसको मीन के पॉइंट पे फाइंड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द वैल्यू स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ऑफ 4 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। अब यानी कि आपने 4 डेसिमल्स तक फाइंड करना है, ये नहीं करना कि 2 या 3 पे आपने इसको छोड़ देना है। अब ये 0 पे इसलिए अचीव हुआ है क्योंकि आपको पता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी आपने देखा था फाई ऑफ जी इक्वल टू फाई ऑफ माइनस जी है। इट्स मीन आपको जो म्यू पॉइंट है वो मीन मीडियन मॉड तीनों इक्वल है आपके 0 के इक्वल। अब 0 आप मैक्सिमम ऑर्डिनेट की जगह पे पुट कर देंगे यहाँ पे जी की जगह पे, तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू 4 डिजिट तक, ठीक है। थर्ड में उन्होंने कहा है कि वेरीफाई दैट द ऑर्डिनेट्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जी इज इक्वल टू दिस एंड जी। अब जी की वैल्यू यहाँ पे तो आपके पास जी की वैल्यू 0 थी क्योंकि आपने मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे देखना था। अब जी की वैल्यू ये रखनी है आपने और ये रखनी है अपने, ये जो आपका पीडीएफ है आप देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगी, क्योंकि हमने ये देखा था कि आपका फाई ऑफ जी और फाई ऑफ माइनस जी आपस में इक्वल आता है। फोर्थ है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ जी व्हेन द ऑर्डिनेट एट जी इज 0.1001। अब आपने जो है फोर्थ में ये करना है कि आपने पॉइंट जी फाइंड करना है, आपको प्रोबेबिलिटी की करना है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं टेबल टेबल 1 में। देखिए जो फर्स्ट टेबल है टेबल 7, इसमें हमने देखनी है 0.1200। ये आ गई हमारे पास 0.1200, ये आ रही है हमारे पास -55 के इक्वल, ठीक है। यहाँ से हमने लिख लिया -1.5। अब ये इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए लिख दिया कि आपका ये जो है स्मॉल फाई वाला पीडीएफ जो है सिमेट्रिक है, ठीक है। फाई ऑफ आप जी करते हो या फाई ऑफ माइनस जी करते हो तो आपका इक्वल आएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे +-1.55 लिख दिया। नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम्पल 10.2, if z is a standard normal random variable with mean 0 and variance 1, find this।
अब आपको जो है उन्होंने बता दिया मीन 0 वेरिएंस 1, इट्स मीन कि आपने जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वाले जो है टेबल से डील करना और स्टैंडर्ड नॉर्मल जी वेरिएबल से आपने डील करना है, एक्स नहीं है यहाँ पे, यानी कि एक्स तो वो होता है ना जिसमें आपने एक्स की वैल्यू भी पुट करनी है, एक्स में म्यू की कोई वैल्यू पुट करनी है, सिग्मा की कोई वैल्यू पुट करनी है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो मीन की वैल्यू है वो 0 है और वेरिएंस की वैल्यू 1 है। फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -1.9। सबसे पहले तो आपने जो थ्योरम 7 थ्योरम मैंने कहा था उसके थ्रू को लिख लिया आपने CDF को, ठीक है। जब भी लेस देन में कोई चीज़ आती है तो वो CDF में कन्वर्ट हो जाती है। हमने इसको फाई ऑफ जी लिख लिया, जी की वैल्यू यहाँ पे -1.96 थी, -1.96 को हमने देख लिया टेबल से वैल्यू। याद रखें जो हम ये फर्स्ट टेबल देख रहे हैं ये हमारे पास ऑर्डिनेट का है, यानी कि ये PDF है स्टैंडर्ड नॉर्मल का, लेकिन हमने CDF में देखना है। सेकंड टेबल ये है हमारे पास, देखें फाइव कैपिटल 5 लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास CDF का टेबल है जिसको हमने देखना है। यहाँ पे हमने देखनी है वैल्यू 1 -1.96 -1.9 0 1 2 3 4 5 6 ये वाली वैल्यू आती है हमारे पास 0.025, ठीक है। ये 0.025 हमने वैल्यू लिखी है अपनी। अब याद रखना है कि हमने PDF के लिए टेबल 1 देखा था, CDF के लिए टेबल 2 देखते हैं जिस पर लिखा हुआ स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये जो हमारे लेस देन की फॉर्म में होते हैं, ये जो इस तरह से लिखी हुई होती है प्रोबेबिलिटीज की फॉर्म में, इसको हम हमेशा फाई कैपिटल 5 यानी कि CDF में कन्वर्ट करते हैं। PDF वाला तो जस्ट ये होता है ना कि आपको कोई भी फाइल की वैल्यू दे दी जाती है कि फाइंड कर दें, या फिर आप जो आपके पास PDF है स्टैंडर्ड नॉर्मल का उसमें वैल्यू पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके पास ग्रेटर देन की फॉर्म में, इसको भी पहले हमने लेस में कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद बाय फार्मूला जो हमारे पास थ्योरम था उसके मुताबिक, फिर उसके बाद इसको फर्दर फाई CDF में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हमने टेबल से वैल्यू देख ली, इसकी वैल्यू भी मैं आपको एक बार देख के बताती हूँ। नेक्स्ट इसके बाद फिर आप खुद देख लेंगे। 1.26 हमने वैल्यू देखनी है टेबल पे, 1.2 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 1.26 के कोरिस्पॉन्डिंग ये वाली हमने वैल्यू लिख ली यहाँ पर, ठीक है। ये वैल्यू और फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ गया। में है बिटवीन वाला केस। अब बिटवीन वाले में पहले आप जो है सेकंड वाले केस को लिख लेते हैं, माइनस फर्स्ट वाला केस लिख लिया, इन दोनों की वैल्यूज टेबल से देखी और इन दोनों वैल्यूज को माइनस किया, आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड में है आपके फोर्थ पार्ट में है आपके पास -∞ टू दिस वैल्यू। अब सबसे पहले आपने ये लिख लिया फाई ऑफ जी सेकंड वैल्यू, फिर बाद में आपने फर्स्ट वैल्यू। अब आपको पता है -∞ पे फाई की वैल्यू क्या होती है, -∞ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया है। अब ये 0 वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, और ये जो टेबल से देखकर वैल्यू पुट कर दी, आपस में इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट में है आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है। अब आपको पता है पहले आपने सेकंड वाली वैल्यू लिखनी होती है, बाद में आपने फर्स्ट वाली वैल्यू लिखनी होती है। अब सेकंड वैल्यू आपको पता है जब इसका फाई जो है प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी का आप लेते हैं तो वो 1 आता है, और सेकंड में आपने जो इस वैल्यू को लिखकर फाइंड कर लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 10.3, इफ जी इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरियंस 1 देन फाइंड दीज। अब यहाँ पे आप देखें हमने जो है टेबल में वैल्यू देख सकते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, ठीक है। अगर वो 3 डिजिट हो गए तो हमें इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी, हम ठीक है डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं। या हमने पहले भी पढ़ा है, आपको याद ही होगा, रिव्यू नहीं कर रहे हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 1.282, ठीक है, इसको हमने फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट फाई ऑफ 1.28 लिख लिया हमने, ठीक है, ये दो वैल्यूज को लिख लिया। प्लस पहले याद रखना जो आपने इसको एज इट इज लिख लिया, फाइव में कन्वर्ट किया, फाइव से आपने 1.28 लिखा और ये प्लस लिख लिया। अब इसका याद रखना साइंस का बड़ा मैटर करता है। कुछ बच्चे जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे थे यहाँ पे साइन की वजह से काफ़ी बच्चों के आंसर गलत आए थे। अच्छा, ये प्लस लिख लिया आपने यहाँ पे साइन, इसके बाद आपने जो 3 डिजिट वाला आपके पास था वो लिख लिया, माइनस उसमें से एक जो है थर्ड डिजिट को ख़त्म कर दिया, 1.28 लिख लिया। नेक्स्ट इसको आपने राउंड अप कर दिया 1.28, जिसको एज इट इज़ 1.28 लिख दिया, ठीक है। याद रखना है पहले एज इट इज़ वैल्यू, फिर उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू को स्किप करके
नेक्स्ट फिर राउंड अबव करके और फिर उसके बाद एज इट इज़ वैल्यू ऊपर वाली नीचे। बाद में यही जो वैल्यू आपके पास ये नीचे आ रही थी, इसको आपने जस्ट 5 के साथ यहाँ पे पूरा जो है ये यहाँ पे ले आए। 5 ऑफ 1.29 माइनस 5 1.28। अब ये पहले आप टेबल से वैल्यू देख लोगे, 5 वाली दोनों, ये वाली वैल्यू भी टेबल से देख लोगे और इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लोगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड करके आपके पास कोई वैल्यू आ जाएगी वो लिख लेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरपोलेशन का मेथड आपने याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड पे आते हैं। इसके बाद अब हमारे पास 2 डिजिट तक है तो हम सिंपल करेंगे। ये है जी मोड। आपने जो फार्मूला थ्योरम में देखे हैं उसके थ्रू इसको लिख लिया। नेक्स्ट आपने वैल्यूज पुट कर दी और आपने सिंप्लीफाई कर लिया, आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, सिमिलरली थर्ड में भी आपके पास 2 डिजिट तक वैल्यू है तो आपने फार्मूले थ्योरम को पहले लिखना है, सिंप्लीफाई करना है और इसके बाद आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट में ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फोर्थ में आपके पास आता है ये जी लेस देन 1.64, जी ग्रेटर देन 2.32। ठीक है, अब इसमें आपको और लिखा हुआ है, और का मतलब होता है ऐड करना। अगर एंड लिखा होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है। आप पहले इसको फाइंड कर लेंगे, इसको प्लस सेकंड वाली आ गई हमारे पास। अब ये हमारे पास जो फर्स्ट थी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन माइनस 1.64, इसको हमने लिख लिया। सेकंड वाला जो ग्रेटर देन था उसको भी हमने लेस में कन्वर्ट कर लिया, फिर 5 की फॉर्म में लिख लिया, टेबल से वैल्यूज देखी और पुट करके हमने सिंप्लीफाई करके वैल्यू दे दी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एग्जांपल 10.4 पे। इफ z इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद जीरो मीन एंड वेरियंस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन a। अब यहाँ पे आप देखिए, अभी हमने पीछे जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी थी और हमें पॉइंट गिवन थे। अब यहाँ पे हमें पॉइंट फाइंड करने हैं और प्रोबेबिलिटीज गिवन है। ठीक है, इन्वर्स वाला टेबल यूज करेंगे इसमें। जस्ट सिंपल याद रखना, इस साइड पे जो आपको गिवन होती है वैल्यूज वो आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं और यहाँ से आपने पॉइंट फाइंड करना होगा, और इस साइड पे जो वैल्यूज पॉइंट की गिवन होंगी तो आपने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी होंगी। अच्छा जी, अब हम फर्स्ट वाला देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 0.868। अब इसमें यह है कि सबसे पहले तो आप इसको बाय थ्योरम जो है लेस में कन्वर्ट करेंगे। हमेशा हम लेस में, आपको पता है CDF हमारा लेस में होता है तो हमने CDF की टेबल के थ्रू ही वैल्यूज चेक करनी है ना। सबसे पहले हमने इसको लेस में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमने इसको जो है वैल्यू ये 1 माइनस आ रही थी, 1 को इधर लेके चले गए, जो है रीअरेंज करके हमारे पास ये आ गया 5 ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे हम 5 इन्वर्स कर लेंगे, एक एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब टेबल 10A से आपने इसको देखना है 0.132। ठीक है, टेबल का हम पहले नाम देखते हैं कौन सा 10A। ये देखें, आपको टेबल्स पे ऑलरेडी गिवन है कि आपने इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करना है, यानी कि आपने इनवर्स फाइंड करना है, पॉइंट आपने फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन होंगी तो इनवर्स के थ्रू। अब पॉइंट क्या था हमारे पास 0.132, 0.132 यहाँ से आएगा। ये देखिए 0.13 और 2 के सामने की वाली वैल्यू आ गई हमारे पास -1.117। अब ये याद रखने, कुछ में हम यहाँ से वैल्यू देख रहे होते हैं, कुछ में यहाँ से वैल्यू देख रहे होते हैं। ये अब आपने, आपकी प्रैक्टिस ही है बेसिकली। ये देखें प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, पी के ऊपर लिखा हुआ है, इट्स मीन क्या, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई है, आपने प्रोबेबिलिटी को सर्च करना है, यहाँ पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी याद रखना है कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। ये जो अंदर पॉइंट्स गिवन है ये प्रोबेबिलिटीज गिवन नहीं हो सकती, जो -1.64 ये आपको पॉइंट्स गिवन हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होती और ना ही नेगेटिव होती है। इट्स मीन ये हमारा पॉइंट है। हमने 0.13 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देख ली, ये आ गई है माइनस, ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मोड लेस देन ए। हमने 0.90 पे इसको देखा, 25 इसको पहले हमने जो है फार्मूले के थ्रू, थ्योरम के थ्रू ओपन कर लिया। नेक्स्ट हमें जो है प्रोबेबिलिटी गिवन है तो हमने इसको इधर ले गए और अपना पॉइंट फाइंड कर लिया, टेबल से हमने वैल्यू देख ली। ठीक है, इसी टेबल से इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे। थर्ड में हमने सेम इसी तरह से किया, हम इधर ले आए और इसके बाद इसको वैल्यू को फाइंड कर लिया। फोर्थ में आके उन्होंने कहा कि आप देखिए इसमें
ये डिफरेंस आ रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट्स यहाँ और एक यहाँ पे, 3 पॉइंट्स तक आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को आप पॉइंट के बाद डेसिमल के जो है उसके बाद 3 प्लेसेस तक देख सकते हो, और पॉइंट जो है आपका उसको आप 2 तक देख सकते हो। तो अगर वो 3 हो जाए तो उसको इंटरपोलेशन करनी होती है, और अगर ये 4 हो जाए तो इसको भी इंटरपोलेशन करनी होती है। आपने ये लिख लिया फाई इनवर्स दिस। अब ये इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी, जो पॉइंट के बाद 4 आपके पास डेसिमल प्लेसेस हैं। सबसे पहले तो आपने इसको लिख लिया 0.619। नेक्स्ट आपने एज इट इज़ लिख दिया, लास्ट वाले को स्किप करके ये लिख लिया, फिर इसके बाद राउंड अप कर दिया, माइनस एज इट इज़ लिख दिया, और नीचे वाला जो है इसको फाई इनवर्स के साथ लिख दिया। अगर ये फाई के साथ होता तो फाई लिखते, अगर अब ये फाई इनवर्स के साथ है तो फाई इनवर्स चल रहा है यहाँ पे। इन दोनों को पहले वैल्यूज पुट करेंगे, टेबल से देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी टेबल की वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों को आप जो है माइनस करके डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। याद रखना, जब आपके पास डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद जो 2 डेसिमल प्लेसेस होती हैं तो आप फाइंड कर सकते हो पॉइंट की जो है वैल्यू, प्रोबेबिलिटी। अगर वो 3 हो जाए तो आप इंटरपोलेशन करते हो। सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी में भी आपके पास पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस हो जाए तो आप इंटरपोलेशन करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वांटाइल्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के है आपके पास। लेट पी विद pth quantiles and 100 into pth percentile of the distribution standard normal is this। अब ये उन्होंने कहा कि ये देखिए वही चीज़ है जो आपको p गिवन है यानी कि, और आपने जी पी फाइंड करना है, तो इसको हम सेम वही मेथड जो भी हम ऊपर करके आए हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी से फाइंड करेंगे। अगर वो कहते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई कर दें कि जी 95% पे या 25% किसी भी उस पे पॉइंट पे, तो आपने पहले एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद यहाँ पे 95% आ जाएगी, इतनी प्रोबेबिलिटी है इसकी, ठीक है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल कहते हैं आपने 95 परसेंटाइल निकालना है, या आपको कहते हैं 75 परसेंटाइल निकालना है, तो यहाँ पे आपका 75 आ जाएगा, और यहाँ पे जी 0.7। इट्स मीन ये जो है आपका ये अननोन है, और ये आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। ये इस प्रोबेबिलिटी से आपने इनवर्स टेबल करके वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब हम एग्जांपल आते हैं। एग्जांपल पे 10.5 एग्जांपल है हमारे पास। इफ z इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल देन फाइंड द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स देन द इंटर क्वार्टाइल। सबसे पहले आपने q1 फाइंड करना है, q3 फाइंड करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है, 7th परसेंटाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि डाटा तो कुछ गिवन नहीं, हम कैसे करेंगे? तो हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले आपने लिखना है फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए हमें पता है 25% एरिया होता है, ठीक है। ये 25% एरिया बिलो दिस, हमने 0.25 लिख लिया इसकी प्रोबेबिलिटी, और ये पॉइंट 0.25 पे हमने फाइंड करना है। हमने इसको फर्दर जो है अपने थ्योरम के थ्रू CDF में कन्वर्ट किया, 5 में 5 को इधर जाके इन्वर्स किया, 0.25 पे टेबल से वैल्यू देखी, और उसके बाद हमने कह दिया कि हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल ये होगा। सिमिलरली सेकंड थर्ड क्वार्टाइल के लिए भी आपने 75% एरिया होता है, ठीक है। अगर सेकंड क्वार्टाइल होता है वो मीडियन भी होता है, उसके लिए 50% एरिया होता है, 0.5। अब थर्ड के लिए आपके पास 75 हो गया, और इसके 0.75 आपका पॉइंट हो गया, 5 आपने किया, यहाँ से 5 इन्वर्स कर लिया और उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। आता है आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज Q1 और Q3 जब आपके पास आ जाए तो इंटर क्वार्टाइल रेंज में ये होता है Q3 माइनस Q1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्वार्टाइल डेविएशन में इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में आपको उन्होंने कहा हुआ कि 70th परसेंटाइल फाइंड करें। अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे 70% आ जाएगा, इनकी प्रोबेबिलिटी 0.70, और यहाँ पे 0.70 आपके पास जो है पॉइंट आ जाएगा। इन्वर्स किया, टेबल से वैल्यू देखी, और ये फाइंड कर लिया, ठीक है। बिल्कुल इजी सी आपकी एक्सरसाइज है। 10.1 आपके पास एक एक्सरसाइज है, इसमें फर्स्ट में कहा है फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट दिस। अब ये आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज़ आपने जो फर्स्ट एग्जांपल की है ना उसकी तरह है, कि आपने इसमें PDF जो आपका है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें आपने वैल्यूज पुट करते जाना है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास बी पार्ट, उसमें उन्होंने कहा है कि आपने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो आपने अभी एग्जाम्पल में भी किया था कि आपने ये वाला जी का पॉइंट रखना है 5 में, और ये वाला भी रखना है, तो दोनों से आपने जो प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेनी है, और वेरीफाई करना है कि दोनों सेम आ रही हैं कि नहीं आ रही है, ठीक है, और वो दोनों सेम आएंगी। उसके बाद थर्ड पे आपने जी, अभी ये भी हमने एग्जाम्पल में किया कि जीरो मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे हमने देखा था, ये भी हमने भी क्वेश्चन अपनी एग्जाम्पल में देखा था। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ये बिल्कुल वो जो हमने भी आई थिंक थर्ड एग्जांपल थी या सेकंड एग्जांपल उसमें किया था ये। इफ द रैंडम वेरिएबल z हैज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड दीज।
अब ये आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने इसको थ्योरम के थ्रू लिखना है फाई ऑफ 1.46, फिर आपने इसको टेबल से वैल्यू देख लेनी है और इसके बाद टेबल आपने 9 देखना है, ठीक है। टेबल जो 9 होगा उस पर आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल जिस पे लिखा होगा उसके थ्रू आपने ये वैल्यू देख लेनी है और सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है, एज इट इज़। इसमें कोई आपका इंटरपोलेशन यूज़ नहीं होगी, सारी 2 डिजिट तक है। बिटवीन वाला का पता है आपको, सेकंड वाला पहले लिखते हैं माइनस फर्स्ट वाला लिखते हैं, और ग्रेटर देन वाले को 1 माइनस दिस करते हैं। इसका बी पार्ट है, अगर आपका जी ये हो जाए तो आपने यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना इक्वल। इसमें भी पहले आप इसको फाइव में कन्वर्ट करेंगे, फिर टेबल से वैल्यू देखेंगे जो आएगी उसको लिख लेंगे, फिर इसको भी थ्योरम के थ्रू पहले लेस में कन्वर्ट करेंगे, फाइव में कन्वर्ट करेंगे, टेबल से वैल्यू देखेंगे और आप देखेंगे ये दोनों इक्वल आएंगी। सिमिलरली ये भी आप करेंगे तो एज इट इज़ इक्वल आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। अब इसमें आपको इंटरपोलेशन यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें सारे ही क्वेश्चन में आपको देखिए 3 डिजिट तक गिवन है। हमें मैंने अभी आपको बताया था पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक गिवन हो तो आप कर सकते हो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड। अगर ये 3 डिजिट हो जाए तो आपको फिर जो है इंटरपोलेशन करनी पड़ती है। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि आप इसको राउंड ऑफ करके डायरेक्ट फाइंड कर लें, ऐसे नहीं, आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप जो उन्होंने बुक में मेंशन किया मेथड इंटरपोलेशन करेंगे तो, ठीक है। कुछ अकेडमीज में कहते हैं ये, बस आप इसको राउंड ऑफ करके 1.65 पे देख लें वैल्यू, इसको 1.28 पे देख लें, इसको 2.56 पे 57 या 58 पे देख लें, इसको 2.32, इस तरह नहीं करना, आपने इसको इंटरपोलेशन करनी है बाकायदा, कोई मुश्किल नहीं है। इंटरपोलेशन में आपको पता है कि आपने पहले इसको लिखना होता है -1.64, जो इसको स्किप करके, प्लस आपने इसको एज इट इज़ लिखना है, माइनस ये जो लास्ट में स्किप किया वो लिखना है, फिर नीचे आपने राउंड अबव करना है माइनस, फिर उसके बाद जो स्किप किया हुआ था वो लिखना है। इसके बाद ब्रैकेट में आपने जो है उनको जो भी आप फाइंड कर रहे हो या फाइंड इनवर्स कर रहे हो वो एज इट इज़ नीचे वाला जो होता है आपका उसका फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, इफ जी इज दिस। अब आपको यहाँ पे जो है ये मोड की फॉर्म में डाटा गिवन है, आपने पहले थ्योरम के थ्रू इसको सिंप्लीफाई करना है। जब आपका सिंपल हो जाएगा उसके बाद आपने इसको फाइल में कन्वर्ट करना है, फाइल से टेबल की वैल्यू देखनी है और आपकी प्रोबेबिलिटीज़, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है, इसमें आपने पॉइंट फाइंड नहीं करने हैं, ये भी सिंपली है। इसमें भी लास्ट के 2 में आपका ये 6 में और 7 में आपकी इंटरपोलेशन होगी, बाकी सारे सिंपल हैं। नेक्स्ट है 4 का सी पार्ट, इफ जी इज दिस शो दैट द सेंट्रल 95% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज बिटवीन दिस। अब आपने देखें इस तरह इसको बिटवीन के केस में लिखना है और ये 0.95। अब मैंने आपको ये इसका याद होगा आपको कि देख लीजिएगा क्वेश्चंस में जब कि इसको बिटवीन वाले केस को मैंने आपको करवाया था, पहले आपने लिखना है होल डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे, ये 0.95 के इक्वल होता है, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा और आपके पास एक लेस देन वाला और ग्रेटर देन वाला रहेगा। बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आप एक को एक की जगह पर दूसरा लिखकर उसको 2 टाइम कर लेंगे और इसके बाद आपने जो है वो पॉइंट फाइंड कर लेंगे अपना जो भी इसके दरमियान में आ रहा था, ठीक है। ये आपने किया हुआ है जब आप मैंने अपलोड किया हुआ लेक्चर ये वाला भी, जब आप देखेंगे उसमें शायद वॉइस नहीं होगी लेकिन वो आपको वहाँ से मिल जाएगी किस तरह से करना है। सी पार्ट में भी इसी तरह से आपके पास जो है पॉइंट आपने पहले तीनों को लिख लेना है, वो इक्वल होगा 1 के, फिर उसके बाद आपने ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ की जगह पे पुट कर देनी है उसको, उसके बाद फिर जो है आपने पॉइंट फाइंड कर लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सॉरी इसमें तो बल्कि बिल्कुल ईजी है, आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट पॉइंट फाइंड नहीं करना, बस प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसमें सॉरी आपने ऐसे करना है कि सेकंड पॉइंट लिखेंगे माइनस फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे और टेबल से वैल्यू देख के सब्ट्रैक्ट करके बता देंगे यही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेकंड वाली लिखेंगे माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देख लेंगे ये वैल्यू किस आ रही है या नहीं आ रही है। जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपका नेक्स्ट आएगा, इसमें नहीं आएगा सॉरी। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, इसमें भी आपने जो है आपको प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है और पॉइंट फाइंड करने हैं। तो आपने ऐसे इसको पहले थ्योरम के थ्रू फाई में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद फाई इन्वर्स कर लेंगे, टेबल से वैल्यू देखेंगे और आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगे। और ये सारे 3 तक हैं, इसमें कोई आपको इंटरपोलेशन नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है आपके पास 5 क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। इसमें आपने करना है फर्स्ट में आपने फाइंड करना है पॉइंट दैट हैज़ 97.5% एरिया बिलो इट। अब यहाँ पे आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सॉरी एक्स नहीं जी, जी ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है ना, जी लेस देन जी 0.05
0.975 और दूसरा जो इसके कोरस्पॉन्डिंग 0.975 आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, अब इसमें भी आपने जो है इसको पहले फाई में कन्वर्ट करना है। फाई ऑफ जी हो जाएगा, ये फाई इनवर्स को इधर ले आएंगे, टेबल से वाली वैल्यू देखेंगे, आपके पास जी 0.975 से वैल्यू आ जाएगी। अपॉन डेट हैज़ दैन अबव, अबव के लिए आपके पास ग्रेटर देन की फॉर्म में आ जाएगी यही चीज़। ठीक है, इसमें भी आपने पहले इसको लेस देन में कन्वर्ट करना है, फाई में कन्वर्ट करना है, फिर फाई को जाके इन्वर्स करना है और टेबल से वैल्यू देखनी है, सिंप्लीफाई करना है, आपके पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था केस वो यहाँ पे यूज़ होगा कि आपको उन्होंने कहा 2 सच पॉइंट्स दैट कंटेन सेंटर 90% एरिया 0.0 एंड आप यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड करने हैं आपने। उसमें तो आपको पॉइंट्स गिवन थे, जब पॉइंट फाइंड करने हैं तो आपने पहले लिखना है होल एरिया आपके पास 1 के इक्वल होगा और ये वाला बिटवीन वाला एरिया उन्होंने 0.90 कहा है वो लिख लेंगे, लेस देन वाला एरिया लिख लेंगे, ग्रेटर देन 0.95 लिख लेंगे। इन तीनों को लिखकर आपने जो है ये दरमियान वाले की वैल्यू पुट कर देनी है। उसके बाद बायोसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये भी आपके पास होगा, आप देखिएगा वहाँ से आपको समझ आ जाएगी कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट बस क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, इसमें आपने जी इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड टेक द वैल्यू 80% 99%। अब इसमें भी आपने जो है पहले इसको टेबल जो है थ्योरम के थ्रू कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद आपने ये आपकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, इसको फाई इनवर्स कर लेना है, फाई इनवर्स से आपने वैल्यूज फाइंड कर लेनी है और उसके बाद वो आपका रिजल्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पहले आपने इसको लेस में कन्वर्ट करना है जो थ्योरम के थ्रू करना है, उसके बाद आपने जो है फाई में कन्वर्ट करके फाई को इन्वर्स करके ये प्रोबेबिलिटीज के थ्रू आपने वैल्यूज पॉइंट फाइंड कर लेने हैं। 7 में भी आपने मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल को इंटर क्वार्टाइल रेंज और स्टैंडर्ड नॉर्मल अभी जो हमने एग्जांपल की है सेम एज इट इज उसकी तरह से करना है, सारी चीज़ें वही हैं। 7 की बी पार्ट में है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड। अब इसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल आपको पता है वैल्यू मोड की क्या होती है, 0 होती है। द एरिया टू द राइट इज इक्वल टू 1 इज दिस एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट, आपको पता है लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होते हैं तो ये आप लिख देंगे